हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के एक महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम प्रत्येक परिवार की मैपिंग कर रहे हैं और इस दिशा में हमारा कार्य लगातार जारी है और बहुत शीघ्र न केवल रोजगार अथवा स्वरोजगार का भी तो शासन की उन योजनाओं से भी जोड़ने का। राशन कार्ड किसके पास है, आवास की सुविधा की क्या स्थिति है, शौचालय की स्थिति क्या है, विद्युत का कनेक्शन की क्या स्थिति है, उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है, पेंशन की क्या स्थिति है, किन किन योजनाओं से परिवार आच्छादित है, किसकी आवश्यकता उसको है, बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए फैमिली आई कार्ड, इसकी घोषणा इस बजट में इसमें की गई है। महोदय, उत्तर प्रदेश की स्पीड को देखना है। नीति आयोग ने 112 आकांक्षात्मक जनपद चिन्हित किए थे देश के अंदर। आकांक्षात्मक जनपद वे थे जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे। उनमें से 8 यूपी के भी थे। 4 जनपद नेपाल सीमा से जुड़े हुए, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। शेष 4 जनपद थे चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। इन 8 में 75 इंडिकेटर्स के साथ कुछ पैरामीटर तय थे। शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि और जल संसाधन थे, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये सभी सेक्टर थे जिन पैरामीटर्स पे कार्य होना था। और उस पर कार्य करते समय 2017 के पहले की तस्वीर क्या है और 2017 के बाद की क्या स्थिति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे सदन को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा जो पैरामीटर तय किए गए थे, देश के अंदर 112 जनपदों में जिन 10 जनपदों ने विकास की रफ्तार को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाया है, 10 में से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद थे, 5। और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद है। और उसी फार्मूले को अपनाते हुए हम लोगों ने आज विकास खंडों की तरफ भी इस यात्रा को प्रारंभ किया है। 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड की उन्हीं पैरामीटर, उन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर चिन्हित करते हुए उनको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की व्यवस्था। बजट में 100 नगर निकायों की भी घोषणा हुई है। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष के अंदर नगर निकायों की संख्या बढ़ी है। आज 762 नगर निकाय हैं। ये 762 नगर निकाय, इन 762 नगर निकायों में बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अभी नए नए नगर निकाय बने हैं। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि नगरीय सुविधा का लाभ हमें भी मिले और मिलना भी चाहिए। ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां की जनता को उनका हक दे, उनका अधिकार दे, उनकी भावनाओं के अनुरूप वहां पे विकास की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करे। और पहली बार 100 नगर निकाय को चिन्हित करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। स्मार्ट सिटी से अलग है, अमृत योजना का अलग है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास की योजनाओं का अलग है। और ये 100 नगर निकाय वे होंगे जो अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके आए हैं, लेकिन एक उनके मन में चाहत है कि मैं भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ सकूं। उन पे भी अब पैरामीटर तैयार करते हुए उन पर भी हम आगे कार्य करने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इसके लिए भी यहां पर किया गया है। महोदय, इसके साथ ही
प्रदेश के अंदर हर जनपद की, यानी स्टेट की जीडीपी तो है, हर जनपद की भी अपनी जीडीपी हो। और मैं अभिनंदन करूंगा पूरे सदन का कि उसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर जनपद में आयोजन करके शुरुआत कर दी है कि विकास की चाहत हर जनपद की है और विकास हर जनपद का होना चाहिए। पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं, हर जनपद के अंदर। एस्पिरेशनल विकास खंडों की अगर हम डाटा देखेंगे, अच्छे अच्छे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का शुभचिंतक होगा, हृदय प्रफुल्लित होगा उसका, कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, इन जनपदों में भी नए निवेश के प्रस्ताव आए। ये निवेश डेवलपमेंट और रोजगार का भी सृजन करता है, प्रस्ताव आए हैं। और ये जीडीपी के निर्माण की कार्रवाई की सेक्टोरियल और क्रॉस सेक्टोरियल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एकत्रित किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके माध्यम से प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने की एक नई दिशा में एक नया प्रयास। और महोदय, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए, 33 से लेकर 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो प्राप्त हुए हैं, ये केवल अब एक क्षेत्र विशेष में नहीं है। मैं कह सकता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हुए हैं, बुंदेलखंड में भी 4,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और 75 के 75 जनपदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को भी दूर करने में मदद करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धि है वो हर व्यक्ति जान रहा है कि 14 से नंबर 2 पर आना, देश के अंदर इस स्पीड को और तेजी के साथ रिफॉर्म करते हुए, हर सेक्टर में रिफॉर्म करते हुए आज जिस दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है वह एक अच्छा प्रयास है। और मैं इसलिए आज के इस अवसर पर जो हमने सेक्टर चिन्हित किए हैं, मेरा मानना है कि 6,90,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, यह उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की आधारशिला के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधार को रख रहा है। उत्तर प्रदेश को एक स्पष्ट दृष्टि दे रहा है और उसका पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया है। मैं इसके लिए अपने वित्त मंत्री को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, जो अलग अलग सेक्टर चिन्हित हैं $1 ट्रिलियन के लिए भी, और उसका किस रूप में यहां पर किया गया है आप देखेंगे। 2017 के पहले क्या था, चीनी मिलें औने पौने दाम पर बिक रही थी या बंद हो रही थी, किसानों की आय बढ़ने का कोई प्रयास नहीं, किसान आत्महत्या करने को विवश थे, फसल खरीद में दलालों का हस्तक्षेप था, कृषकों हेतु दूसरी मंडी में उत्पाद विक्रय के प्रावधान नहीं थे, मंडी परिसर के बाहर विक्रय पर प्रतिबंध था, मंडी यार्ड के बाहर कृषि उत्पाद के विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध था, और मंडी शुल्क की दर 1-2% थी। हर व्यक्ति परेशान था। और महोदय, 17 के बाद अगर आपको देखना है, अन्नदाता किसान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। सरकार का पहला बजट ही अन्नदाता किसान को समर्पित था। हमने पहले ही कैबिनेट में अन्नदाता किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 86 लाख किसानों को इसका लाभ दिया था। प्रदेश के जो स्टेट जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का योगदान आज भी 26% है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बहुत
बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में फोकस करना ही था और राज्य सरकार ने जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 2016-17 की तुलना में 2022-23 में कृषि विकास की दर स्थिर मूल्य के आधार पर अगर हम देखेंगे, ये 3 गुना, लगभग 3 गुना बढ़ी है। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो दिसंबर 2018 से प्रारंभ हुई थी, इसमें 12 किस्तों में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान के अकाउंट में सीधे सीधे पहुंचा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज की आवश्यकता क्या है? विष मुक्त खेती। एक कैंसर, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर के जो मामले आ रहे हैं, असमय हार्ट अटैक की जो मामले आ रहे हैं, क्षमता से अधिक केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग करने का दुष्परिणाम है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज कृषि विभाग ने इस पर कार्य प्रारंभ किया है। हमारे कृषि मंत्री इस पर विस्तार से बताएंगे भी कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती क्या है, कितनी कार्यशालाएं उन्होंने की हैं, कैसे इसका विस्तार दिया है, कैसे हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे हम वहां पर लैब्स की स्थापना कर रहे हैं, कैसे अन्नदाता किसान की आमदनी को आगे बढ़ाने और विष मुक्त खेती से हम एक किसान की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। सिंचाई 17 के पहले की स्थिति क्या थी? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में इस परियोजना के बारे में योजना आयोग ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। 2017-18 तक भी नहीं बन पाई थी, फुर्सत ही नहीं थी। अच्छा, धन्यवाद आपको। चलिए, मुझे तो अच्छा लगा शिवपाल जी, आपको याद है। आपकी इस सद्भावना के लिए और ईश्वर करे आपकी यादाश्त बनी रहे, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। लेकिन बाणसागर, हाँ आपसे पहले प्रारंभ हो गई थी। और बताइए, और क्या? मैं आ रहा हूं। बाणसागर में, अर्जुन सहायक में हमने करा दी है करीब 90%। करीब ही कर पाए थे ना, क्योंकि जनता को मालूम था कि आप पूरा करेंगे नहीं, इसलिए जनता ने हमें चुन लिया था। लेकिन महोदय, 6 महीने पहले ये विभाग नहीं हटता तो हाँ, सब हमें ही होता। तो यही तो धोखा हुआ था। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए, आप व्यवहारिक चीज, जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन समस्या क्या है ना, जागो तभी सवेरा। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे हम। ठीक है, बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है, तो आपको सब पता है। हाँ। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं और संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन 17 से लेके 22 के बीच में
सिंचाई की 20 से अधिक परियोजनाएं हम लोगों ने पूरी की और जिनसे अब अन्नदाता किसानों को जल उनके खेत के लिए पानी मिलना प्रारंभ हुआ है।